मीनोपॉज की एक्चुअल एज क्या है, कैसे वेट को मेंटेन कर सकते हैं मीनोपॉज के बाद। कहते हैं कि जब आप मेनोपॉज हो जाता है लेडीज़ को, तो उसके बाद उनके लिए भी हार्ट प्रॉब्लम के इश्यूज बढ़ जाते हैं। ब्रेन फॉग जो है ना, एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ना 2 सेंटर्स होते हैं ईस्ट्रोजन को जो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल कम होंगे, ब्रेन फॉग होना नॉर्मल। एकदम से पढ़ाते पढ़ाते आई एम सडनली थिंकिंग कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। 2 मिनट मुझे भी लगेंगे रिकॉल करने में। और ये एपिसोड इतना ज़्यादा मेरे साथ होने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, मुझे जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए। जो प्री मीनोपॉजल फेज है, उसमें कैसे खुद को तैयार करें, किस एज से, और कैसे क्या क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐड करें ताकि मीनोपॉज जो है हमारा स्मूथ रहे। तो हेयर फॉल के लिए फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? 55 ईयर्स के बाद यूजुअली पीरियड आना नॉर्मल हम लोग नहीं मानेंगे। एक तो एक्सरसाइज रूटीन में करें, साथ में अपना कैलोरिक इनटेक कम करें, मतलब कार्ब्स आप कम खाएं, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा लें। तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस पे उसका असर दिखने लगता है। जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको तो आपने एक मंत्रा दे दिया है, ब्रेक इट अप इनटू मी नो पॉज। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे एक और पॉडकास्ट में। आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी ज़िंदगी में बेहद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इस पर नॉर्मली बात नहीं करते। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज पर। मीनोपॉज किस उम्र में होना चाहिए, मीनोपॉज जब होता है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मीनोपॉज के बाद भी आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रितु सेठी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रितु सेठी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। शी इज़ डायरेक्टर ऑफ ऑरा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक एंड शी इज़ ऑल्सो एसोसिएट डायरेक्टर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल। मैम, मीनोपॉज को लेकर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि बहुत सारे मिथ हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो कॉमन सवाल किसी के मन में भी आता है वो ये आता है कि मीनोपॉज की एक्चुअल एज क्या है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं सब महिलाओं को बताना चाहूँगी, मीनोपॉज का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो है लाइफ रुक गई है। आई वुड से ब्रेक इट अप इनटू मी नो पॉज, आई विल नॉट पॉज। ओके, परफेक्ट। फॉर एवरी फीमेल दैट शुड बी द मंत्रा कि आई विल नॉट पॉज, दिस इज जस्ट अनदर चैप्टर इन माई लाइफ। ये मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर है। मेरी अब रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो गई है और फर्दर जो है अब मेरी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है लाइफ का। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है, स्पेशली हेल्थ चैलेंजेस, और उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी एक्सटेंट तक अफेक्ट होती है, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। आई वुड से ठीक नहीं है, मतलब कि लोग इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले रहे, इसीलिए। राइट। और बट मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको तो आपने एक मंत्रा दे दिया है, स्टार्टिंग में ही दे दिया है, मी नो पॉज। यानी कोई भी रुकावट नहीं है, कोई पॉज नहीं है आपकी लाइफ में। आप इसको ऐसे ही लेना है जो कि आपके नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है शुरुआत से लेके आखिर तक, ये उसका एक पार्ट भर है, एक छोटा सा हिस्सा। राइट। अब जो दूसरा कंसर्न आता है वो ये आता है कि लोगों को लगता है कि जब मीनोपॉज होता है तो महिलाओं को ना बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि मेरे हेल्थ के इश्यूज़ हो जाएंगे, जिसमें हेयर फॉल एक बड़ा कंसर्न होता है, वेट लॉस होता है, फिर कुछ कुछ हॉट फ्लैशेस, सब चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेन की, क्योंकि ऐसा माना जाता है आमतौर पे कि मीनोपॉज के बाद आपका जो वेट रिडक्शन है या वेट मेंटेन करना है वो कम हो जाता है और वेट बढ़ जाता है। अब आप तो जानते हैं कि लेडीज़ को अपने वेट को लेकर के बहुत कंसर्न रहता है कि वेट होना तो होना भी चाहिए। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वेट को मेंटेन कर सकते हैं मीनोपॉज के बाद? हाँ, देखिए, मीनोपॉज की राइट एज अप्रॉक्सीमेटली 45 to 55 ईयर्स है। ठीक है। आजकल अबव 50 मीनोपॉज भी बहुत महिलाओं को हो रहा है, लेकिन 45 to 55 एज है जब मोस्टली महिलाओं को मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। और वेट गेन यूजुअली स्टार्ट हो जाता है, और वेट गेन होना एब्डोमेन के आसपास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका है कि आपके हार्मोन्स का उतार चढ़ाव, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो मेन हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम हो रही है, इसलिए आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। और क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, यू आर गोइंग टू गेन वेट। तो इसको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। महिलाओं को लगता है कि जैसे मीनोपॉज होगा बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा। तो इसको आप कैसे ओवरकम करें? एक तो एक्सरसाइज रूटीन में करें, साथ में अपना कैलोरिक इनटेक कम करें, मतलब कार्ब्स आप कम खाएं, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें रूटीनली। अगर आप ये दोनों काम करेंगे, डेफिनेटली जो मीनोपॉज है, वेट गेन एक्सपेक्टेड है, वो नहीं होगा।
राइट तो मेन आप बता रहे हैं कि प्रोटीन पर फोकस ज़्यादा करना है और कार्ब को थोड़ा कम कर देना है और आपको एक्टिव रहना है। मेन बात ये है एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स 5 days a week एक्सरसाइज करें। योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, अगर आपको और कोई हेल्थ कंसर्न्स नहीं है, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगर आप ये करेंगे तो वेट गेन आपको नहीं होगा। राइट हम लोग बात कर रहे थे एज की कि कौन सा आइडियल एज है, लेकिन कई लोगों को अर्ली भी हो जाता है, तो उसे क्या अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं? वो क्या एज होती है जिसमें होता है? देखिए 40 इयर्स के बाद किसी भी महिला को मेनोपॉज आ सकता है। जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है 45 to 55 इयर्स है इंडियन फीमेल्स के अंदर। और अगर किसी महिला को मेनोपॉज 40 इयर्स से पहले हो रहा है, उसको हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ओके, प्रीमेच्योर। और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर सिम्टम्स मीन्स कि पहले से कुछ लगता है, कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनको ये होता है, कोई खास रीज़न होता है होने का? देख, मेनोपॉज का मतलब है कि आपकी ओवरीज डेड हो गई हैं, आपकी ओवरीज जो नॉर्मल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स बॉडी के अंदर सिक्रीट कर रही हैं वो नहीं कर रही। तो इसका जो मेन हार्मोन है ईस्ट्रोजन, बिकॉज बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन अब ओवरीज नहीं बना रहे, इसीलिए आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो जो यंग गर्ल्स है जिनको मेनोपॉज 35 ईयर्स के बाद हो रहा है, उनको लगेगा पीरियड धीरे धीरे करके उनके बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, स्कैंटी हो रहे हैं। शॉर्ट मतलब कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आपका लगेगा स्कैंटी हो रहा है। और फाइनली कुछ समय के बाद लग सकता है कि आपको पीरियड बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे कि महिलाओं में एक्चुअल मेनोपॉज आ जाता है। ओके, कितने टाइम तक पीरियड नहीं आए तो जिसको आप मानेंगे? क्योंकि जब ये होता है प्री मेनोपॉजल फेज होता है तो शायद कम होने लगता है पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी। तो कितने टाइम बाद आप मानेंगे कि जब लगेगा कि अभी इतने ड्यूरेशन में नहीं हुआ तो मेनोपॉज हो चुका है? किसी भी महिला को अगर पीरियड 1 ईयर तक नहीं आया, 12 मंथ्स तक अगर किसी महिला को पीरियड नहीं आया, इसका मतलब उसको मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज होने के बाद अगर आपको पीरियड आ रहा है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, लेकिन ये मेनोपॉज किसी सर्टिफाइड डॉक्टर को कंफर्म करना होगा कि येस यू आर इनटू मेनोपॉज नाउ। ओके, तो वैसे तो पता चलिए, जैसे आप बता रहे कि 12 महीने नहीं आए तो पता चल गया, तो मतलब एज ग्रुप, अगर सपोजिंग कोई यंग लड़की है, उसके अंदर और भी रीजंस आपको रूल आउट करने पड़ेंगे। जी जी। और कुछ लोगों को डिले भी होता है, जैसे शायद डिलेड मेनोपॉज ही बोला जाता है, 55 या कुछ ऐसे एज। 55 ईयर्स के बाद यूजुअली पीरियड आना नॉर्मल हम लोग नहीं मानेंगे। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं कि आपको पीरियड आ रहा है। मोस्ट कॉमन इसका रीज़न है अगर किसी महिला का एक्सेसिव फैट है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, तो वो भी बॉडी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। और अगर एंडोमेट्रियल कैंसर के अर्ली सिम्टम्स हैं तो भी हो सकता है कि आपको पीरियड लंबे समय तक आ रहा हो अर्ली सिम्टम्स में। तो ये सब रूल आउट करना ज़रूरी है अगर किसी महिला को 55 ईयर्स तक भी पीरियड आ रहा है, तो 55 ईयर्स के बाद स्पेशली। राइट। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे थे कि मेनोपॉज को लेकर के क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वेट लॉस, वेट गेन, सॉरी, उस पर हम लोगों ने बात की। और वेट गेन के बाद दूसरा आता है हेयर फॉल, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि हेयर हार्मोन्स चेंज होते हैं और फिर आपके जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो वैसे सिक्रीट नहीं होते हैं। तो हेयर फॉल के लिए फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को? देखिए, हेयर फॉल भी अगेन आपके हार्मोन्स की वजह से है। जो बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन है वो आपके हेयर को लश और थिक बनाता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में कम हो गई, आपको लगेगा स्कैल्प के हेयर की बहुत थिनिंग हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों के एकदम से बहुत ज़्यादा जो ब्रिटलनेस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम आप अपनी अच्छी हेल्दी डाइट से कर सकते हैं। Instead of going in for, you can take supplements but don't go for hormone replacement. I would not suggest hormone replacement because उसके और बहुत ज़्यादा नुकसान हैं as compared to benefits. तो आप इसको एक बॉडी के अंदर एक अलग चैप्टर लीजिए अपनी लाइफ का, और इससे डील करने के लिए अपने हेल्थ प्रोफेशनल से अपने सप्लीमेंट्स रखवाएं, डाइट अच्छी लें, ताकि ये जो आपका हेयर फॉल का इशू है वो कम हो सके। अच्छा, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस कंडीशन में आप रिकमेंड करते हैं? हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। देखिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है मोस्टली ये हार्मोन्स जो आपके बॉडी नहीं बना रहे उनको रिप्लेस करने के लिए है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि दे वांट टू स्टे फेमिनिन फॉर एवर। जैसे इंडियन फीमेल्स के अंदर ना हमें लगता है ये एक आपकी लाइफ का अलग चैप्टर है, इसको आप एक्सेप्ट करें। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर वो पेशेंट को हार्मोन्स देंगे, उससे उनको नेचुरल पीरियड आएगा कुछ समय तक, या कुछ समय तक हार्मोन्स कंटिन्यूस देंगे ताकि बॉडी के जो हार्मोन्स कम होने की वजह से साइड इफेक्ट है वो ना रहें। सपोज हार्मोन थेरेपी आप किसको रिकमेंड करते हैं, किस केसेस में किया जाता है? हाँ, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वजाइनल ड्राइनेस है तो उसको हम लोग लोकल ईस्ट्रोजन सजेस्ट कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और मोस्टली तो इसी रीज़न के लिए ही सेक्सुअल हेल्थ के लिए हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, और वो लोकल रहती है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ।
वो भी पेशेंट को हम समझाएंगे कि आप जो है इसको हफ्ते में कितनी बार आपको लगाना है, कितने समय तक लगाना है। उसका कोई साइड इफेक्ट है उसका भी? नहीं, साइड इफेक्ट इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो जो है लोकल एक्टिंग है, तो लोकल हार्मोन्स हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन ओरल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल हम लोग पेशेंट को नहीं देते हैं। ओके, चलिए हार्मोन थेरेपी से अलग हम लोग वापस लौटते हैं मीनोपॉज की तरफ। और आप बता रही थी कि आप जो है कुछ और चीज़ें, नॉन हार्मोनल चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड करते हैं ताकि ये जो फेज़ है ये स्मूथ रहे किसी भी वुमेन के लिए। तो हम लोगों ने बात की थी डाइट पर। डाइट में कुछ खास चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि जो कि लेना ही चाहिए किसी को भी इस एज में जा कर के, या इससे भी पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये तो हम लोगों ने बात की मेनोपॉज की, जो प्री मीनोपॉजल फेज़ है उसमें कैसे खुद को तैयार करें, किस एज से, और कैसे क्या क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐड करें ताकि मीनोपॉज जो है हमारा स्मूथ रहे। हाँ, देखिए, मीनोपॉज स्टार्ट होने से, एक्चुअल मीनोपॉज आने से 2 से 5 साल पहले एक फेज आता है, इसको हम लोग पेरीमीनोपॉज या फिर मीनोपॉजल ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें फीमेल्स को थकावट रहना, बॉडी एक्स होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहना, रात को नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस होना, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं सब पेशेंट्स को समझाऊं कि आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लें। अब हेल्दी वेल बैलेंस डाइट के अंदर सब टाइप के विटामिन होने चाहिए, विटामिन फोलिक एसिड होना चाहिए, B12 जो है इंडियन डाइट के अंदर बहुत कम है, इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं पेरीमीनोपॉज के अंदर। विटामिन डी आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगेन, हमारे यहाँ धूप की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन कोई सनशाइन हार्मोन है, लेकिन कोई लेता नहीं है। निकलने की बात यह है कि विटामिन डी सब महिलाओं के अंदर बहुत कम है, पूरी पॉपुलेशन, आई वुड नॉट जस्ट जनरलाइज महिलाओं के अंदर, आदमियों के अंदर भी बहुत कम है। सबसे स्ट्रेंज है ना, इतना मतलब अबंडेंस में धूप है हमारे पास, फिर भी हमारे अंदर, और क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है इसलिए कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, दोनों के दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। विटामिन डी कम है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम है, इसलिए आपकी बोन्स जो है जल्दी ब्रेक करेंगी। तो आपको समय समय पे एक तो एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल जाए कि कहीं आपके अंदर विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अगर विटामिन डी की कमी है, आपको एक्स एंड पेन्स पूरे बॉडी में होते रहेंगे, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन 40+ महिलाओं को ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए। इन केस आपको लग रहा है कि आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम आया है, एक्सेस विटामिन डी भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हाँ, शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आयरन लेते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होता, नहीं हो रहा, कहते हैं वो बॉडी में शायद जा ही नहीं रहा। हाँ, बॉडी में नहीं जा रहा। और अगर आपके बॉडी के अंदर, जैसे हमारा पानी है, पानी के अंदर जो है डीवर्मिंग बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर 6 मंथ्स के अंदर आपको डीवर्मिंग की टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए। इसकी वजह से भी बहुत लोगों का हीमोग्लोबिन बिल्डअप नहीं होता, क्योंकि जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर हुकवर्म इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आप धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन से ब्लड लूज़ करते रहते हो, जो आपको नज़र नहीं आता स्टूल के अंदर। इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बिल्डअप नहीं होगा। तो मोस्टली इंडियन महिलाएं का, इंडियन पॉपुलेशन ही मोस्टली एनीमिक है। डीवर्मिंग की आप टैबलेट लीजिए, उससे आपका हीमोग्लोबिन ड्रामेटिकली इंक्रीज होगा। लोगों को लगा डॉक्टर मैं इतनी पालक खाती हूँ, मैं तो रोज़ ही कुछ ग्रीन वेजिटेबल, फिर भी मुझे बताओ मेरा हीमोग्लोबिन कभी 10 के ऊपर नहीं जा रहा। तो और अगर आप कोई टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं डीवर्मिंग के लिए? हाँ, डीवर्मिंग के लिए एक सिंगल टैबलेट लेनी होती है, 6 मंथ्स में एक बार नहीं, कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं। मैं तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत दिखती हूँ, आयरन टैबलेट स्टार्ट करने से पहले ही बोलती हूँ आप पहले डीवर्मिंग टैबलेट। नहीं, आई मीन ओवर द काउंटर ले सकते हैं इसको, या फिर डॉक्टर ही रिकमेंड करेंगे? डॉक्टर ही रिकमेंड करेंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने पूछा कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे पॉडकास्ट में जो लोग देख रहे हैं उनको उसका बेनिफिट हो जाए। डीवर्मिंग की टैबलेट ज़रूर लें जी। डीवर्मिंग के टैबलेट लेने के बाद भी आपका आयरन जो है, जो आप नेचुरल आयरन के सोर्सेज ले रहे हैं, वो भी आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी एक्सटेंड तक बढ़ा देगा। सब ये, इसका ये मतलब नहीं कि शायद आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसका एक्सटेंड नहीं, लेकिन पहले ऑफ कोर्स अच्छी बात ये है कि आप जो भी चीज़ नेचुरली ले सकते हैं, अपने डाइट से ले सकते हैं, तो उसका तो फिर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपने आयरन के बारे में ये चीज़ तो बहुत अच्छी बताई कि आप जो है किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि आयरन ले रहे हैं लेकिन आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं हो रहा। आई थिंक एक शायद मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है शायद जिन लोगों की एब्जॉर्व कम होता है उनकी बॉडी में, एम आई राइट? तो थैलेसीमिया बोलते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया में होता है, किसी और कंडीशन में भी होता है? क्योंकि मुझे किसी ने कभी बोला था, डॉक्टर ने ही, किसी ने मोस्टली थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, आप जितना भी आयरन ले लें वो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक हीमोग्लोबिन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिशिएंट है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर डेफिशिएंट है, इसलिए आप जितना मर्जी आयरन, उनको आयरन भी हम बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। और फॉर अ थैलेसीमिया माइनर पेशेंट मेरे लिए 9 से 10 हीमोग्लोबिन में बोलूँगी बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आयरन में भी शायद कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें आई थिंक कोई
बेटर एब्जॉर्ब होता है, या शायद अब मैं भूल गई उस टर्म को क्या बोलते हैं, मुझे किसी ने कभी रिकमेंड किया था कि ये वाला आयरन जो होता है ये बेटर है, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, बट नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग। बहुत सारे टाइप्स का है, फेरस फ्यूमरेट है, अस्कॉर्बिट है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है। लेकिन ना सब आयरन्स के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। जो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होगा उससे आपको गैस्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना रैपिडली आयरन जाएगा उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। गैस्ट्रिक मतलब आयरन आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो लूज मोशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये मैं देखती हूँ इंडिविजुअल बेस्ड ही मैं आयरन सप्लीमेंट लिखती हूँ कि जो मुझे लगता है कि पेशेंट का प्रोफाइल, हाँ अगर आपने हफ्ता 10 दिन खा ली, आपको लूज मोशन नहीं है, आपको इतना ज़्यादा नोजिया सेंसेशन नहीं है, तो आप इसको करिए। क्योंकि मोस्टली आयरन सप्लीमेंटेशन लोग तो प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए रूटीन में कितनी महिलाएं आयरन लेती हैं, या जिनको हैवी ब्लीडिंग है, बहुत थकान हो रही है, डॉक्टर देखिए आयरन, कहीं हीमोग्लोबिन देखें कम है, उनको आयरन रूटीन में, तो अब इंडियन फीमेल्स कहाँ लेती हैं आयरन सप्लीमेंटेशन, राइट। तो एक CBC, एक कंप्लीट ब्लड काउंट करना तो आई फील कि हर एक एज पे ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। राइट। नहीं अभी आपने ये तो कंसर्न है ही हम लोग की सोसाइटी का कि नॉर्मली लोग या दो चीज़ें करते हैं, टेस्ट वेस्ट तो कराते हैं यूजुअली नहीं है, और उसके बाद क्या होता है कि खुद से जाके ओवर द काउंटर, खासकर सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, इसीलिए मैंने पूछा था कि कौन सा, क्योंकि लेते तो लोग हैं, अब उसमें से कौन सा सेफ हो सकता है जिसे लेना कि जो कोई भी ले सकता है इवन डॉक्टर की एडवाइस के बिना भी, तो वो मैं जानना चाहती थी, क्योंकि जो सबको शूट कर जाए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ना, आयरन इंडिविजुअलाइज्ड है, हमेशा आयरन टैबलेट्स इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं पेशेंट का प्रोफाइल देखकर। अच्छा, तो आप आयरन सप्लीमेंटेशन ये नहीं है कि XYZ ब्रांड जो है सबको सूट कर जाएगी, क्योंकि हर एक के अंदर कंपोनेंट अलग है। फेरस फ्यूमरेट अलग है, फेरस जो है आपका सुक्रोज वाला कंपोनेंट अलग है, अस्कॉर्बेट वाला कंपोनेंट अलग है, सबके अपने साइड इफेक्ट्स है। किसको कौन सा देना है वो आपके डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये जो एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि अगर जब आप आयरन ले रहे हैं तो आप उसके साथ विटामिन C कंबाइन करें। इवन आप खाना भी खाते हैं तो शायद यही रीज़न है कि हम लोगों ने कई बार देखा है कि बाहर में हम देखते हैं तो ज़्यादातर ना ऑरेंज जूस लेते हैं खाने के साथ, और हम लोग चाय पीते हैं यूजुअली। हाँ। तो वो शायद ये भी एक फ़र्क है कि चाय तो वैसे ही उसके अंदर जो टैनिन होता है वो वैसे ही नहीं एब्जॉर्ब करने देता है, और वो रही से कसर रहता है कि आप जो थोड़ा भी आपके खाने से जा रहा है, तो अगर आप कोई भी नींबू अगर डाल लेते हैं तो आई थिंक पोहा जो होता है, पोहा इज़ फुल ऑफ आयरन, और इसीलिए उस पर शायद रिकमेंड होता है कि नींबू के साथ डालकर उसको खाते हैं ज़्यादा लोग। मे बी दैट कैन बी वन रीज़न, बट यह है कि अगर आप खाने के साथ, जैसे इंडियन मेंटालिटी है, चाय ज़रूर पियेंगे, वो आपका पूरा के पूरे फाइटेट्स और टैनिन्स जो है आपके आयरन को जाके स्टमक में जकड़ लेंगे। जितना आपने खाने में चाहे पालक भी खाई है या कुछ भी आपने मेथी खाई है, कोई भी वेजीज ली हैं, वो आपके आयरन को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। तो हमारी इंडियन डाइट बहुत फॉल्टी है। जो हम बेवरेजेस ले रहे हैं उसके साथ, खाने के साथ, वो आपके मिल्क, अब रात को जो आयरन की टैबलेट हम दूध के साथ लेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपने दूध के साथ आयरन लिया। अच्छा। ना आपको आयरन जो है, आपका मिल्क जो है उसको चिलेट कर देगा स्टमक के अंदर, तो आपके आयरन सप्लीमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है। तो आप सोचिए, आपको आयरन लेने का भी एक तरीका है, एक समय है। अच्छा, तो आप चूंकि आपने आयरन पे तो बहुत अच्छे से बताया, आप विटामिन B12 का भी ऐसा कुछ होता है कि या उसको कभी भी ले सकते हैं किसी के साथ? विटामिन B12 आप कभी भी ले सकते हैं, विटामिन B12 का नहीं है। लेकिन अगेन विटामिन B12 जैसे मैंने बताया ना, बॉडी के अंदर स्टोर होता है, आयरन भी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, तो अपने टेस्ट करा के ही विटामिन B12 लें। लेकिन डेफिनेटली वैसे आजकल तो आप देखिए B12 डेफिशिएंसी कम ही आता है। जितने लोग जो टेस्ट कराते हैं रेगुलर, वो लोग अक्सर मतलब ये आता ही है कि कम है, और कम नहीं भी तो लोअर साइड तो फॉर श्योर जो उसका आपका पैरामीटर है उसमें कम है। ठीक है। और तीसरा आता है आपका कैल्शियम, खासकर विमेन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो एक तो वैसे ही एज के साथ, और दूसरा जो हार्मोन चेंजेस इतने सारे होते हैं, प्लस एवरी मंथ आपका इतना सारा ब्लीडिंग, तो मैं कैल्शियम के लिए भी जानना चाहती थी कि कैल्शियम कोई भी ले सकता है, क्योंकि कैल्शियम को लेके भी अगेन अब ये मिथ है या रियलिटी आप बताएंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि ज़्यादा कैल्शियम अगर आप खाते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाता है स्टोन्स के रूप में। कैल्शियम देखिए, इनटेक भी आपको जो है अपनी डिस्क्रिप्शन पे ही लेना होगा। विटामिन D लेवल अगर आपका कम है, आपके अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम रहेगा। कैल्शियम की टैबलेट मैं प्रेफर करती हूँ, पेशेंट्स को बोलती हूँ आप ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, मील के बाद लीजिए, उससे आपको कैल्शियम के साइड इफ़ेक्ट कम रहेंगे। और कैल्शियम एक्सेस में नहीं लेना, क्योंकि उसके और नुकसान रहेंगे। तो हमेशा अपना ये टेस्ट कराने के बाद ही आप B12, आप विटामिन D या कैल्शियम लें। प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन सबके लिए रिकमेंडेड है। एक पर्टिकुलर एज के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट रिकमेंडेड है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, स्पेशली 40 के बाद आपकी बॉडी जो है डाइट से कैल्शियम इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना है आपको। एवरी 3 मंथ ब्रेक कैसे कुछ आप ले सकते हैं, 3 मंथ्स लेके आप ब्रेक ले सकते हैं, ताकि आपको बॉडी एक्स और ये सब प्रॉब्लम ना रहे।
राइट, लेकिन कैल्शियम का ऐसा ओवरडोज वाला भी कोई कंसर्न होता है? कैल्शियम ओवरडोज, हाँ, कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते। देखिए, एक मैं बोलती हूँ कि आपको जो है 1200 to 1500 ग्राम चाहिए कैल्शियम के रोज़। एक टैबलेट के अंदर आपके 500 है। एक गिलास दूध के अंदर भी आपके जो है 250-300 ग्राम्स जो एलिमेंटल कैल्शियम आपको मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे कवर अप कर लें डाइट से तो ठीक है। नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपने 2-3 चीज़ें बताई जो कि लेडीज़ को ज़रूर करना चाहिए। अगर हम लोग डाइट पे वापस आते हैं कि पेरीमेनोपॉजल कह लीजिए या फिर मेनोपॉज में कह लीजिए या उसके बाद, तो और कौन सी चीज़ें? विटामिन B12 आपने बताया, कैल्शियम आपने बताया, विटामिन D के लिए भी आई थिंक ये कहा जाता है कि उसको लेने के लिए अगर उसको फैट में, बिकॉज इज अ फैट सोल्यूबल फैट, तो क्या फैट में, फैट इन द सेंस कि फुल क्रीम मिल्क वगैरह में डाल के लेना चाहिए या फिर ऐसे भी ले सकते हैं पानी के साथ? आप उसको ले सकते हैं, प्रेफरेबली मिल्क के साथ। ओके, विटामिन D प्रेफरेबली मिल्क के साथ। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि शायद मे बी हेल्दी फैट की बात की जाती है इस टाइम पे कि ताकि आपकी स्किन का थोड़ा सा जो मतलब उसके अंदर थोड़ी सी भी इलास्टिसिटी, वो शब्द गलत हो गया, या फिर जिस तरह आप स्किन के लिए, आपकी स्किन बेटर रहे, ग्लो करे, तो उसके लिए आप जो है कौन सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं? देखिए, एक तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। डाइट के अंदर आप फैट्स कम करके प्रोटीन ज़्यादा खाएं। हेल्दी फैट्स जो है बॉडी के लिए अगेन ज़रूरी हैं, लेकिन ओवरबोर्ड नहीं जाना फैट से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट का प्रॉब्लम है। और अगर आपको बीपी और शुगर के हेल्दी फैट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? हेल्दी फैट के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर कोई खा रहे, जैसे एग्स हैं, एग्स के अंदर आप हेल्दी फैट ले सकते हैं, और आप 1 to 2 स्पूनफुल ऑफ घी ले सकते हैं। ऑयल्स आप जो है चेंज कर करके लें। और फिर आजकल सीड्स का भी काफ़ी रिकमेंडेशन होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये सब आपके हेल्दी फैट्स हैं, आप ये सब ले सकते हैं। और फ्राइड चीज़ें, ऑयली फ्राइड चीज़ें, ये आप अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों से वेट गेन ज़्यादा रहेगा। और जो कुकिंग के टाइम पे प्रोसेस्ड फूड्स, जो कुकिंग के टाइम पे आपके अनहेल्दी फैट्स हैं, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रहे हैं, जो डीप फ्राइंग के टाइम पे है। मुझे लगता है कि इस एज में आके एक और कंसर्न होता है जो आता है कई बार कि मसल स्पाज्म। एक तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मसल स्पाज्म का भी या क्रैम्प्स, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा, ये वाली प्रॉब्लम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए भी क्या कुछ आप रिकमेंड करते हैं कि खाने में मैग्नीशियम या कुछ इस टाइप से? मैग्नीशियम कम होने की वजह से काफ़ी मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है। रूटीन में मैं सब पेशेंट्स को बताती हूँ आप ज़रूर वॉक करें। विटामिन E के लिए आप कॉड लिवर ऑयल वगैरह ले सकते हैं, इससे भी आपके बॉडी के अंदर क्रैम्प्स कम रहेंगे। और इन केस बहुत सिवियर करे, रात को सोए एकदम से लगता है नस पे नस चढ़ गई, बिल्कुल, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ये क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम कम रहेगी। तो यहाँ भी आपका कोई एक रिकमेंडेड वो होता है कि इतनी टाइम पे लेना है, इतना डोज लेना है? आप कुछ समय तक उसको ले लें, 3-4 महीने लेके देखिए, आपको लग रहा है बॉडी सूट करे, कुछ समय तक ब्रेक दे दें, फिर दोबारा। और अगर हमें नेचुरल फूड से लेना है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है एप्पल्स के अंदर है, बनानास में खूब मैग्नीशियम है, आप इन चीज़ों की मात्रा खूब खाएं। सीड्स भी ले सकते हैं मैग्नीशियम के लिए। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं, अगेन हमने शुरू में कहा था कि हेयर फॉल, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन कुछ डाइट ओरिएंटेड, क्योंकि मेन कंसर्न तो यही है कि किसी भी तरीके से जो हमारा पॉडकास्ट है, जो लोग देख रहे हैं, उसको ये फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो कि वो अपने से अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर पाएँ और उनका जो है, जो भी ये उनका फेज़ आए, इसको बहुत स्मूथली ले पाएँ। तो क्या आप हेयर फॉल के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं जो कि कोई भी कर सकता है? हाँ, देखिए, हेयर फॉल के लिए ना B9 एक बहुत अच्छा विटामिन सप्लीमेंट है। फोलेट आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर है, आप खूब इनकी मात्रा लें, आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया। आंवला जो विटामिन C है, वो भी कोलेजन रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप इसका इंटेक अच्छा कर सकते हैं। विटामिन C के और प्रोडक्ट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, आप इनका सेवन करें, इनसे भी आपका हेयर फॉल, जो हार्मोन्स है उसको तो देखिए 100% तो नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन कम तो हो जाएगा। तो मैम, एक बहुत बड़ा जो कंसर्न आता है वो आता है कि कहते हैं कि जब आप मेनोपॉज हो जाता है लेडीज़ को, तो उसके बाद उनके लिए भी हार्ट प्रॉब्लम के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं इक्वली, या फिर जैसे जितना मेन को होता है उतना होता है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि मेनोपॉज के बाद लेडीज़ में हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल जी, ईस्ट्रोजन जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, तो अगर आपके अंदर और यही एक एडवांटेज है फीमेल्स को मेल्स के ऊपर, हार्ट की प्रॉब्लम कम रहती है जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हो रहा। जैसे आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल डिप होगा, आपकी और आदमियों की वल्नरेबिलिटी उतनी ही हो जाएगी। तो
इसीलिए डाइट पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। स्ट्रेस कम करना बहुत एविडेंस है। आजकल तो देख रहे हैं स्ट्रेस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स कितनी यंग एज पे हो रही हैं। लेकिन जो फीमेल्स को एडवांटेज है वो मेनोपॉज तक तो रहता ही है मेन के ऊपर। उसके बाद भी आप हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लें और कोशिश ये रखें कि स्ट्रेस फ्री रहे। अगर आपको बीपी के इश्यूज़ है, डायबिटीज़ के इश्यूज़ है, उनको अर्ली एज पे सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। राइट। और इसके बाद एक और जो सबसे कॉमन चीज़ है जो इसके साथ जुड़ी हुई है मेनोपॉज के साथ, वो जुड़ी हुई है हॉट फ्लैशेस या फिर मूड स्विंग्स और नींद। तो मैंने 3 चीज़ें अलग अलग जो है एक ही बार आपसे पूछ ली हैं। तो हॉट फ्लैशेस के लिए क्या करना चाहिए? कुछ किया जा सकता है कि क्योंकि कई बार बड़ा सुना है कि बड़ी अजीब सी कंडीशन हो जाती है। हाँ, और आपको समझ नहीं आता। देखिए जो हमारे पास आते हैं पेशेंट प्रोफाइल उनको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन कंसर्न रादर आई वुड से हॉट फ्लैशेस। कि आप सडनली, आजकल मोस्टली फीमेल्स वर्किंग हैं, आप सडनली किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं एंड यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट। इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग इट इज़। अभी एक सीरीज आई थी थोड़ा टाइम पहले और उसमें ये दिखाया गया था उसमें कि जो उनकी लीड थी और उसमें वो एकदम से सडनली वो मतलब शी वाज लाइक क्वाइट हाई प्रोफाइल लेडी और बैठी हुई है मीटिंग के अंदर और वो इतना अजीब उसे फील होता है। तो वो था जिसे देख के लगता था कि येस इट्स अ बिग कंसर्न। यस इट और इज। वो काफ़ी दिखाया उसको कि वो जा रही है वॉशरूम में जा रही है एंड कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से नॉर्मलाइज करे खुद को और ये सब कुछ। राइट। तो हॉट फ्लैशेस ना ट्रिगर ऑफ होते हैं स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा। अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे आपके हॉट फ्लैशेस खुद ही कम हो जाएंगे। तो ये मैंने देखा है कि आप मोस्टली फीमेल्स सबसे पहले क्वेश्चन उनसे ये पूछूंगी क्या आपने मीटिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था? कहते हैं हाँ डॉक्टर, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। हमारे कंपनी के अंदर टॉप वो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी और सडनली मुझे इतने हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हुए कि आई वॉज रियली एम्बैरेस्ड। तो स्ट्रेस आपको कम करना है, भले आप योगा मेडिटेशन करके करें। डाइटरी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। और हॉट फ्लैशेस कम करने के लिए ना आप जो है अपनी क्लोथिंग के भी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा। ध्यान दें, ताकि जब भी आपको लगे कि आपको हॉट फ्लैश आ रहा है थोड़ी लेयर्ड क्लोथिंग पहने, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने, ताकि रात में आप बैठे हुए घर पे बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा। एकदम से आपको लगेगा यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट। नाइट स्वेट्स ही बहुत कॉमन है क्योंकि ना बॉडी जो है आपका ईस्ट्रोजन जो डिप हो रहा है, सडनली आपका जो बॉडी का रेगुलेटिंग पार्ट है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए एकदम से हॉट फ्लैश आता है। तो क्लोथिंग का थोड़ा सा आप करें और अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेस फैक्टर्स आप जितने कम करेंगे उससे आपके हॉट फ्लैशेस भी कम होंगे। चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से भी कम होते हैं हॉट फ्लैशेस। तो जो आदत है इंडियन मेंटालिटी में ना हर 2-3 घंटे में चाय पी लेते हैं। हाँ, तो चाय या कॉफ़ी, स्पाइसी फूड्स कम खाने हैं, इनसे भी हॉट फ्लैशेस बहुत प्रोवोक होते हैं। तो आप कुछ चीज़ ऐड भी करेंगे कि ये खाना है, जैसे नहीं खाना। एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं बॉडी के अंदर जो ना। आप उसके बताइए हमें कि कहाँ से मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट, सबको तो नहीं पता होता है। सीड्स वगैरह हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। डाइट के अंदर कलर्ड, it should be, your diet should be a variety of colored foods, right, which is going to give you a lot of good antioxidants, and most important is take good sleep. If you are not sleeping well, your hot flushes are going to increase. अब देखो आपने स्लीप की बात की है, तो स्लीप तो फिर अगेन इससे जुड़ा हुआ है कि पेरी मेनोपॉजल बात करें या फिर मेनोपॉज की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में जो है, दोनों ही कंडीशन में नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। तो अब आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी सारी स्ट्रेस होगी, फिर ये सारी चीज़ें एग्रीवेट होंगी, और दूसरी तरफ ये कि आप चाह के भी आपको नींद नहीं आ रही है उस तरीके से, तो फिर नींद के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल देखा स्क्रीन टाइम, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है तो आपकी बॉडी जो सारा टाइम ओवर वर्क में है, जो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन सारा टाइम है, वो आपको कैसे सोने देगा? स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए आपको बॉडी का जो माइंड आपका ओवर वर्क कर रहा है, स्क्रीन टाइम उसको कम करिए बहुत। और ये कैफीन का इंटेक शाम के टाइम मैं बोलती हूँ बहुत कम करें, ताकि बार बार उठ के वॉशरूम ना जाना पड़े। एक बार आपका नींद में डिस्टर्बेंस हो गया तो इट्स डिफ़िकल्ट गेटिंग बैक टू स्लीप। और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर जो है आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छी नींद लेने में। तो डाइटरी फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस कम करना है, और अगर आपको बीपी वगैरह के इश्यूज़ हैं तो उससे भी बहुत पैल्पिटेशंस होती है, नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये रखें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कम से कम रहे, वेट को कंट्रोल में करें। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद के लिए। जी। एक जो और अगली प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो करते हैं कि क्योंकि आपको वेजाइनल ड्राइनेस होती है, हार्मोन चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस पर उसका असर दिखने लगता है।
कई बार तो ये ऐसा सुनने में आता है कि इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, और कई बार होता है कि वो फिजिकली फिट नहीं फील करते हैं खुद को। तो इनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? आपने एक चीज़ तो अभी बताई थी कि आप कुछ लोकली अप्लाइड मतलब बोलते हैं कि ये वाला हार्मोन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरा डिटेल में बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप उन्हें एडवाइस करती हैं ताकि वो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकें। हाँ, देखिए मेनोपॉज में एक क्या है ना, फीमेल्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा लगता है, आई वुड से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। उनको लगता है रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म है। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म है तो इंटीमेसी भी कम है। तो मैं जैसे बोलूँगी कि ये आपकी लाइफ का नया चैप्टर है, टेक इट इन दैट वे। क्योंकि मोस्टली अब ऐसे हैं कि आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपकी फैमिली काफ़ी सॉर्टेड है, फैमिली इश्यूज से आप काफ़ी सॉर्टेड हैं, कैरियर भी मोस्टली लोगों का इस टाइम पीक पे ही होता है जब आप इस एज पे पहुंचेंगे। तो उन सब फैक्टर्स को अगर आप पॉजिटिव वे में लें, मेनोपॉज आपकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा बड़ा एक खूबसूरत चैप्टर है। तो इसको आप इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेंगे, आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है, वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और खुद को भी फीमेल्स को लगता है कि मैं शायद एडिक्वेट नहीं हूँ अपने पार्टनर के लिए। तो इसको कम करने के लिए पहले तो इन्फेक्शन रूल आउट करना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, अगर इन्फेक्शन है उसका आप ट्रीटमेंट लें। आजकल वजाइनल ड्राइनेस कम करने के लिए भी ना काफ़ी सारे लुब्रिकेंट्स हैं मार्केट के अंदर, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई वुड से दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, व्हेन यू कैन बिल्ड अप अ न्यू रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, विद योर हस्बैंड, दिस इज़ द टाइम। सो वजाइनल हेल्थ को लेकर सब फीमेल्स को इसमें आप, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पार्टनर मतलब मेल पार्टनर की बात कर रही हो, उनके लिए भी कुछ एडवाइस दें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है इस प्रॉब्लम्स को झिझकना नहीं है, अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड मैं तो एज अ कपल ही बुलाती हूँ पेशेंट्स को, मैं ये नहीं बोलती कि आप जो है अकेले आए, मैं बोलती हूँ आपको क्या क्या कंसर्न्स है, आप खुद बताइए मुझे, दोनों खुल के बात करें, उसके हिसाब से ही हम आपको जो है ना ट्रीटमेंट देंगे। और मेल पार्टनर्स को तो यही बोलूँगी कि आपको जो है थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके अंदर वो हार्मोन प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी वाइफ फेस कर रही है, जो आपका फीमेल पार्टनर फेस कर रहा है। तो थोड़ा सा आप सिंपैथी, एम्पैथी अगर दिखाएंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड, बिकॉज स्लोली योर बॉडी विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग अडेप्टेड टू द लो लेवल ऑफ हार्मोन्स। अब जहाँ तक नेचुरल फूड्स हैं जो हार्मोन्स रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें है सोया प्रोडक्ट्स जो है ना, उसके अंदर नेचुरल ईस्ट्रोजन्स हैं। आप बॉडी के अंदर जो आपके लैक ऑफ हार्मोन्स है उनको कवर अप करने के लिए सोयाबीन का भी इनटेक इंक्रीज कर सकते हो, एंड ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये कर सकते हैं। कुछ और सोया के अलावा कुछ और? मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बस सोया ही है जो नेचुरल ईस्ट्रोजन जो है आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर भी ईस्ट्रोजन्स हैं। तो ये चीज़ें आप रिप्लेस ज़्यादा करें। जो आपको लोकल ड्राइनेस हो रही है, जो आपको लग रहा है आपका स्किन पहले जैसी नहीं रही, उसके लिए आप जो है प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर सकते हैं। बॉडी को जो है ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, सिर्फ वजाइनल ड्राइनेस नहीं, ओवरऑल ड्राइनेस भी बॉडी में ज़्यादा रहती है, तो अच्छे आप मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज़ करें ताकि प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, अभी तक हमने जो है ओवरऑल सारी बातचीत में हमारी ऑलमोस्ट सारे जो कंसर्न हैं वो सब कवर हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, वो है जो हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो क्या मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या आर्थराइटिस से भी ये लिंक्ड है? आर्थराइटिस तो एक अलग चीज़ रही, वो बेसिकली क्या है ना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी अगर आपका वेट ज़्यादा है, बिकॉज यूजुअली जो बोन्स आपकी घिस रही हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, नीज़ में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, चलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट गेन। उसके लिए एक्सरसाइज और डाइट पे बहुत एम्फेसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस तो सब फीमेल्स को होगा ही होगा आफ्टर मेनोपॉज, ये आपको फैक्ट लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। बॉडी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट इतना नहीं है, आपकी बोन से कैल्शियम निकलता जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट लेना विटामिन डी का, विटामिन और कैल्शियम का बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, बॉडी का मसल मास ज़रूर बिल्डअप करें, और कोशिश ये रखें कि आपका वेट जो है कंट्रोल में रहे। और लाइफस्टाइल इश्यूज़ है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, इन सब को भी आपको काउंटर करना, क्योंकि ये चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस को ज़्यादा एग्रीवेट करेंगी। जी, अब हम जाते जाते चाहते हैं कि आप कोई एक दो केस हमारे साथ ऐसे शेयर करें जो कि ये मेनोपॉज को लेकर बड़ा कंसर्न या इस तरह से आपके पास आए थे, और फिर जब आपने उनको एडवाइस किया तो उसके बाद उनकी जो कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग एडवाइस था, और उनको लगा कि जो बची हुई लाइफ है वो उनकी एक तरह से सेकेंड इनिंग है। हाँ, देखिए, एक पेशेंट कुछ ही समय के बाद 6 months अराउंड पहले, शी हैड कम टू मी, शी इज़ अराउंड 47 years of एज। पीरियड बहुत इरेगुलर आ रहे हैं एंड बहुत डिप्रेस्ड,
वर्किंग प्रोफेशनल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और बहुत डिप्रेस्ड, और साथ में सब तरफ दर्दें हो रही हैं, बहुत मूड स्विंग्स हैं, घर में कोई समझ नहीं रहा, सारा टाइम चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, थकान बहुत ज़्यादा रहना, और अचानक से चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाना, ब्रेन फॉग उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे। बिकॉज शी वॉज अ टीचर इन अ स्कूल, उसको लगता था डॉक्टर मैं एकदम से क्लास से पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक बोर्ड को स्टेयर कर रही हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आप सोचिए, मैं तो आजकल के आई एम टीचिंग सीनियर क्लासेस, तो मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है कि मैं एकदम से पढ़ाते पढ़ाते आई एम सडनली थिंकिंग कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। 2 मिनट मुझे भी लगेंगे रिकॉल करने में। और ये एपिसोड इतना ज़्यादा मेरे साथ होने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड प्रोफेशनल हेल्प, मुझे जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो यही सब उनको बताया कि आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स कम करिए। और ब्रेन फॉग जो है ना, एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ना 2 सेंटर्स होते हैं ईस्ट्रोजन को जो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल कम होंगे, ब्रेन फॉग होना नॉर्मल है। एकदम से आपको चीज़ें भूलने लगेंगी, लेकिन स्लोली ये सेंटर, एक पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि स्लोली ये सेंटर्स ना यूज टू हो जाते हैं लो ईस्ट्रोजन को। तो इट विल टेक टाइम। आप इस चीज़ को बहुत अपने माइंड पे ना लो, बिकॉज आपके मूड स्विंग्स भी हो सकता है इससे रिलेटेड हो, आपका आउटपुट उतना नहीं आ रहा आपके वर्क प्लेस में, और ये पूरा इरिटेबिलिटी, हैंगओवर पूरा दिन आपके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी नींद भी पूरी ना हो रही हो। और सेकेंडली आपको जो है ये आधा घंटा एक्सरसाइज करो, बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और एक्सेप्टेंस स्लोली आ जाएगी। अगेन शी वॉज ओवरवेट, शी वॉज वेइंग अराउंड 80 kgs और सो, और 5'2" हाइट के लिए 80 kg काफ़ी ज़्यादा है। तो 6 मंथ्स तक उसने काफ़ी अच्छा किया। वेट तो खैर इतना कम नहीं हुआ, 5-6 kg जितना वो कर पाई, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी मेरे पास। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड नाउ शी हैज़ एक्सेप्टेड। एंड उसकी फैमिली भी, आई टोल्ड हर कि आप ना अपने फैमिली के साथ आओ, अपने हस्बैंड के साथ आओ, स्पाउस के साथ आना ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि बॉडी के अंदर उनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है कि अचानक से, अभी तक तो ठीक थे, एकदम से इनको क्या हो रहा है। पिछले 4-5 महीने से बात बात पे गुस्सा होना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, रात को नींद नहीं आना, और फिर पूरे बॉडी में सारा टाइम पेन। डॉक्टर सब टेस्ट करवा लिया, सब नॉर्मल है, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें एम्पैथी के साथ। आपकी वाइफ के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको जो है उनको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, मैं यही समझाऊंगी। डाइट कंट्रोल किया उन्होंने, एक्सरसाइज स्टार्ट की, कहा कि मैंने एक बहुत अच्छा सर्कल बना लिया है। आजकल मीनोपॉज के लिए तो ना बहुत अच्छे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करिए, आपकी एज ग्रुप के ही हैं जो, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे ना, मे बी यू विल फील यू आर बेटर ऑफ देन देम। राइट। तो उससे भी उसको बड़ा पॉजिटिव लगा कि हाँ, मेरी उस फ्रेंड को साथ तो ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ तो नहीं है, तो आई एम बेटर ऑफ। तो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिविटी आई एंड उसको खुद को लग रहा है कि अब मुझे काफ़ी बेटर हूँ, बेटर परफॉर्म कर पा रही हूँ अपने वर्क प्लेस पे, घर पे, एंड स्लोली थिंग्स आर गेटिंग बैक इनटू प्लेस। सो लाइक आई सेड, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन, इट्स अनदर चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बस एक रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म होके एक नए चैप्टर में घुसना, थोड़ा सा एक नया चैलेंज आता है। जैसे एक बोलूँगी ना, एक बम्प आ रहा है आपके जो है ड्राइव में, बस उस बम्प को आप स्मूथली क्रॉस करें और आपके लिए तो इट्स ऑल गुड गोइंग लेटर ऑन। जी नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरुआत में ही हमें जो एक पंच लाइन दिया है, आई थिंक वो मुझे लगता है कि वो दैट इज़ द बेस्ट आउटकम हमारी जो आज की बातचीत है या जो पॉडकास्ट है। मी नो पॉज, यानी कोई आपके पॉज कहीं होना ही नहीं है लाइफ में। आप इसको ये मत सोचिए कि कहीं किसी भी तरह की रुकावट या प्रॉब्लम, एक छोटा सा, जैसे आपने बताया कि एक जो जर्नी है उसके बीच एक छोटा सा बम्प है और फिर आप स्मूथली क्रॉस कर जाएंगे। और जो जो चीज़ें आपने बताई हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी लाइफस्टाइल में जो छोटे मोटे चेंजेस आपने सजेस्ट किए हैं उनको करें, तो ये जो जर्नी है ये उतनी ही आसान, स्मूथ और हैप्पीनेस से भरी हो सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें इस पॉडकास्ट का बेनिफिट ज़रूर होगा। इसी तरीके से हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए, साथ ही हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, किन एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।